प्रिय संस्कृत अभ्यर्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का एमपी फर्स्ट ग्रेड इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। समय की व्यस्तता के कारण से थोड़ी क्लास लेट शुरू करनी पड़ रही है, उसके लिए आप लोग समय पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलते हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने अलंकार के बारे में पढ़ा था, जो आकाश सर ने बड़े ही उत्तम तरीके से समझाया है, पांचों अलंकारों को। तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अब आज हम चलते हैं छंद परिचय पे। किस पे चलते हैं? छंद परिचय पे। तो आज हमारी पाठ्यक्रम में अर्थात हमारी इकाई में जो वर्णित छंद हैं, उन छंदों के बारे में हम पढ़ते हैं। आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आवाज हमें आ रही है। ब्रजेश जी, सानवी जी हैं और रीटा जी हैं। चले चलते हैं छंद के बारे में। छंद किसे कहते हैं? वस्तुतः देखा जाए तो छंद के बिना कुछ भी नहीं है संस्कृत साहित्य में। और पद्य की बात करें तो पद्य में तो छंद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर छंद नहीं है तो हमारे लिए किसी प्रकार से श्लोक का गायन करना संभव नहीं है। इसीलिए छंद का बहुत महत्व है और आज हम उसी छंद को पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम, छंद एक ऐसी चीज है जो क्या करती है। छंद का काम यही होता है कि बिखरे हुए वर्ण अक्षरों को क्या करना, एक माला में पिरो देना, एक सूत्र में पिरो देने का काम अगर कोई करता है तो वो छंद करता है। और छंद जो है, जिस प्रकार से माला होती है, माला का काम क्या होता है? सारे मोतियों को एक धागे में पिरो करके रख देती है। ये माला का काम होता है। उसी प्रकार से छंद का काम होता है। छंद का काम होता है कि सारे वर्णों को क्या कर देना, एक लय में बांध देना, जिससे गायन किया जा सके, जिससे वाचन किया जा सके। वो काम छंद करता है। तो छंद का लक्षण क्या है? चित्तानादकम छंदः। देखें, छंद शब्द वैसे छंदस शब्द से बना है। छंदस शब्द है मूल प्रातिपदिक, नपुंसक लिंग में बनता है। छंद छंदसी छंदांसी, छंद छंदसी छंदांसी, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो ये भी आप याद रखना कि छंद शब्द जो है नपुंसक लिंग है, कि इसीलिए तत्छंदः ऐसे बनेंगे। तत्छंदः तो संधि हो जाएगी वहां पर। चले हैं। हाँ, उसके संबंध में अभी क्विज भी करवाया गया था, आपको देखा होगा ग्रुप पे। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जो छंद शब्द है वो नपुंसक लिंग है। तो ये भी हमें वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग एमपी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो हमें ये तो जरूर पता होना चाहिए कि शब्द क्या है, कैसे उसकी व्युत्पत्ति हुई है, ये सारी चीजें। चले, अब चलते हैं छंद के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं छंद का लक्षण। चित्ताह्लादकम छंदः। अर्थात चित्त मतलब होता है मन, अर्थात जो मन को आह्लादित करे, प्रसन्न करे, उसका नाम होता है छंद। ठीक है। और छंदयति आह्लादयति इति छंदः। अर्थात छंद के द्वारा जो आह्लादन किया जाता है, मतलब आप जब काव्य पढ़ेंगे, अब जैसे मेघदूत पढ़ते हैं, और मेघदूत का जब हम वाचन करते हैं तो कितना आनंद आता है। कश्चित कांता बिरहे गुरुणा, तो आह्लादित होता है, लगता है कि हाँ भाई, कालिदास के काव्यों को जब पढ़ते हैं, या संस्कृत साहित्य के जो भी रसिक काव्य कवि हैं, उनके काव्यों को जब पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मन में आह्लादित होता है। और जिस प्रकार से संस्कृत की प्रार्थनाएं हम पढ़ते हैं, सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा, नदिता हृदया रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। तो ये हम सारी चीजें पढ़ते हैं तो वास्तविक रूप से हमारे मन में आह्लाद उत्पन्न होता ही है। छंदांसी छादनात्, अर्थात छादन से जो है वो छंद होता है। और यद अक्षर परिमाणम तत्छंदः, अर्थात जो अक्षरों का परिमाण कर देता है उसे कहते हैं छंद। तो ये आपकी छंद के चार लक्षण हुए। इस प्रकार से हमें छंद को समझना चाहिए। अब छंद शास्त्र को छंदो विचिति, छंदोनुशासन, छंदो विवृति, छंदोमान आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर कोई कहे छंदो विचिति, तो छंदो विचिति का मतलब ही छंद शास्त्र है या छंद है। छंदोनुशासन अर्थात क्या करना, अक्षरों को, अपने शब्दों को क्या कर देना, परिमाण कर देना। अक्षरों का परिमाण कर देना ही क्या है?
छंद शास्त्र कहलाता है। छंद शास्त्र के प्रणेता एवं छंद शास्त्र पर प्रथम ग्रंथ लेखक आचार्य पिंगन के नाम से इसे पिंगन शास्त्र भी कहा जाता है। तो छंद शास्त्र के प्रणेता अगर कोई है तो वो कौन है? आचार्य पिंगन, इसीलिए इसको पिंगन शास्त्र भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये छंद के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब देखें विशेष बात, पिंगल आचार्य ने छंद शास्त्र पर छंद सूत्र नामक की ग्रंथ लिखा है, जिसमें 8 अध्याय हैं एवं 308 सूत्र हैं। इसका समय महर्षि पाणिनि के समकालीन अर्थात लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है ना, 600 एडी। तो 600 एडी इनका समय माना जाता है, परंतु पाश्चात्य विद्वान अर्थात जो प्राचीन विद्वान हैं वो मानते हैं कि ये 200 ईसा पूर्व ही हुए हैं। इस प्रकार से हाँ ये विशेष है। बीसी 200 200 ईसा पूर्व यानी 200 बीसी। हाँ वहां पे भी आप वो करें, 600 एडी नहीं होगा, 600 बीसी होगा। बीसी बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बीसी ये भी बोलते हैं ईसा पूर्व को, और ईसवी को बोलते हैं एडी एनो डोमिनो, ठीक है। इस प्रकार से 200 ईसा पूर्व आप कहोगे 200 बीसी, ठीक है। छंद की भूमिका काव्य शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आपको पढ़ाया गया था वेदांग के पढ़ाए गए थे जब आपको, तब आपको बताया गया था छंदा पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद क्या है? पैर हैं किसका? वेद पुरुष का। वेद पुरुष का अगर क्या है, छंद को क्या बताया? पैर बताया। मान लीजिए हमारे पास सब कुछ है, हमारा शरीर पूरा स्वस्थ है और हमारा एक पैर नहीं है, तो क्या होगा? हम चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। उसी प्रकार से छंद में अगर मान लो एक अक्षर भी कम हो गया, ज्यादा हो गया, या छंद का एक चरण नहीं है, एक पाद नहीं है, तो वो विकलांग है। इसीलिए छंद जो है पैर है, जिस प्रकार से पैर हमारे लिए चंदे में मदद करते हैं, उसी प्रकार से छंद भी क्या करता है? हमें काव्य को पढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छंद के 2 भेद बताए गए हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अर्थात जिस छंद में वर्णों की गणना होती है उसे वर्णिक छंद कहा जाता है, जैसे अनुष्टुप, उपजाति, मंदाक्रांता आदि, ये सारे कहलाते हैं वर्णिक छंद। और दूसरा होता है मात्रिक छंद, अर्थात जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे आर्या आदि छंद हैं। चलते हैं आगे, हमारे पाठ्यक्रम में जो छंद हैं वो भी हम आपको बताएंगे। मात्र 5 छंद बताए गए हैं, उन्हीं 5 छंदों को हम आज पढ़ेंगे। वर्णिक छंद के भेद बताए हैं, 3 भेद हैं। समव्रत अर्थात जिसमें चारों पाद समान होते हैं उसे समव्रत छंद कहते हैं। दूसरा कहलाता है अर्ध समव्रत, अर्थात जिसमें प्रथम पाद तृतीय पाद के समान हो और द्वितीय पाद चतुर्थ पाद के समान हो, मतलब पहला तीसरे पाद से मिलता हो और दूसरा पाद चौथे पाद से मिलता हो, तो उसे अर्ध समव्रत कहते हैं। और विषमव्रत जिसमें चारों पाद असमान होते हैं उसे विषमव्रत छंद कहा जाता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। छंद शास्त्र के निम्नलिखित अंग होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला होता है गति, अर्थात छंद को जब एक प्रवाह में ही पढ़ा जाता है तो उस प्रवाह को गति कहते हैं। यति, पद्य पाठ करते समय जहां कुछ क्षण रुका जाता है उसे यति कहते हैं। उसके पश्चात तुक, पद के चरणों के अंत में समान स्वरों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। अर्थात पद जो होते हैं वो प्रायः तुकांत ही होते हैं, मतलब उनको जो है लय में ही पढ़ना होता है, तुक में ही पढ़ना होता है। मात्रा, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको मात्रा कहा जाता है। अब देखें, ह्रस्व उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है और दीर्घ उच्चारण वर्णों की, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, उनकी गुरु होती है। लघु मात्रा का मान 1 होता है, अर्थात जिसको ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने दर्शाया है उसको, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये 1 से खड़ी पाई से दर्शाते हैं, इस चिन्ह से उसको प्रदर्शित किया जाता है। और इसी प्रकार गुरु मात्रा का मान जो है वो 2 होता है, उसे अवग्रह, ये जो चिन्ह है इससे प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद अब देखें गण क्या होते हैं? मात्राओं और वर्णों की संख्या को और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है, और गणों को आसानी से याद करने के लिए एक सूत्र बना दिया गया है, यमाता राज भान सनगा। ये आप लोगों ने सुना ही होगा। अब देखो इसमें कितने वर्ण हैं, गण कितने होते हैं? 8 गण होते हैं।
और इसमें आपके जो है कितने अक्षर हैं टोटल? 10 अक्षर हैं आपके, यमाता राज भान संदगा। अब इसको अपन कैसे घटाएंगे, अभी हम आपको जब छंद पढ़ाएंगे तब आपको बताते हैं कि इसको कैसे घटाना है किसी भी छंद में। चलते हैं, देखें अभी आ गया, गणों की संख्या 8 है। यमाता, अर्थात अब देखो यमाता, यगण में कितनी मात्रा, या में कितनी मात्रा थी? या था हिरस्व, और माता क्या था? दीर्घ था। तो देखो या का हमने दिया 1 अर्थात खड़ी पाई का निशान, और माता अर्थात यगण निकालना है ना अपन को, तो यहाँ पे हमने यगण में जो है 2 दिए हैं, एस एस। तो अभी ये कैसा शब्द बन गया? कहानी। इसमें का ह्रस्व है, हा दीर्घ है, और नी भी दीर्घ है, ए यमाता। अब आता है मगण। तो अब यमाता के आगे चलो आप, या को छोड़ देना है, मातारा अर्थात तीनों ही दीर्घ हैं, तो बन जाएगा तीनों ही अवग्रह के निशान यहाँ पे दिए हैं, तो हमने लिखा है पांचाली। ठीक है। अब इसी प्रकार से यमाता राज, अब ताराज, तो तगण में देखो ताराज, जा क्या है? ह्रस्व है, तारा ये दीर्घ है। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे, तो बहुत ही ये अच्छी ट्रिक है और सरल ट्रिक है। तो ये तगण में जो है 2 गुरु होंगे और एक ह्रस्व होगा, तो बागीश। रगण में राजभा, राजभा, तो रा दीर्घ होगा, जा ह्रस्व होगा, और भा दीर्घ होगा। तो ये देखो साधना, सा दीर्घ है, धा ह्रस्व है, और ना दीर्घ है। ठीक है। अब देखो उसी प्रकार से जगन देखो, इसमें एक लघु है, एक गुरु है, और एक लघु है फिर अंत का। ठीक है, ये हरीश इसका उदाहरण है। भगण अर्थात भान सनगाह, भानस, तो भा दीर्घ है, ना ह्रस्व है और सा ह्रस्व है। तो ये आपका गायक, तो गा में आ क्या है? दीर्घ है, और बाकी या और का ये ह्रस्व है। नगण, ये नगण जो है सर्वथा ही क्या होता है? लघु होता है, और मगण जो है वो सर्वथा ही गुरु होता है। ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि भाई इनमें से कौन सा गण है जो हमेशा सर्वदा लघु रहता है, सर्वदा दीर्घ रहता है? तो मगण जो है वो सर्वथा गुरु रहता है, और नगण जो है वो सर्वथा लघु रहता है। सगण अर्थात कविता, अर्थात 2 ह्रस्व और एक दीर्घ। तो भान सनगा, देखो आखिरी के 2 छंद इसीलिए दिए, 2 अक्षर इसीलिए दिए हैं उसमें कि आप सगण कैसे निकालोगे, क्योंकि फिर यमाता राजभान सा तक देते तो फिर बनता ही नहीं। तो इसीलिए सनगा, तो ना क्या है? ह्रस्व है, गा क्या है? दीर्घ है। तो सा और ना हो गया आपका ह्रस्व, तो ये दे दिया हमने 2 खड़ी पाई, और गा की दे दी आपकी दीर्घ की, तो कविता बन गया। ठीक है। यमाता राजभान सनगा सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम हैं। अंतिम 2 वर्ण लघु और गुरु हैं। जिस गण की मात्राओं का स्वरूप जानना हो उसके आगे 2 अक्षरों का इस सूत्र से निर्णय। जैसे मगण का स्वरूप जानना है तो माँ तथा उसके आगे के 2 अक्षर जो अभी हमने आपको बताया, जैसे माँ तारा, तो क्या हो गया? तीनों गुरु हो गए। ठीक है। उसी प्रकार से गण का विचार केवल वर्णिक छंद में होता है। मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त होते हैं, क्योंकि वहां पर मात्राओं की प्रधानता होती है, इसकी प्रधानता नहीं होती है।